सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का लगातार गणित का तैयारी करा रहा हूं और इसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए थे कंप्लीट 2 वीडियोस में, और उसके पहले मैंने अतिलघुत्री का एक क्लास बनाया था। अब अतिलघुत्री में जो आगे के प्रश्न है, पिछले क्लास में मैंने 43 नंबर प्रश्न तक कराया था, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के जो प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न से। ठीक है, 43 तक हमने देख लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट 44 से हम लोग देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करके देख सकते हैं सभी वीडियोस को। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोई भी निश्चित संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, क्योंकि उसकी जो अगली आने वाली संख्या होती है वह उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे बड़ी संख्या को नहीं प्राप्त कर सकते। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 45 है, अभाज्य संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक होते हैं, एक तथा स्वयं वह संख्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल खुद से या एक से कटती है। जैसे 7 है, यह 1 से और केवल खुद 7 से पूरा पूरा विभक्त होता है और किसी संख्या से नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 46, भाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 जो है वह 1 से कटता है और खुद 8 से कटता है, और साथ ही साथ 2 से 4 से भी कटता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक यानी कि 1 और 8 के अलावा भी और अपवर्तक हों, तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद देखिए संख्या एक कैसी संख्या है? तो संख्या एक कैसी संख्या आप लोग बताइए। तो संख्या एक प्राकृतिक संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक को ना तो भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 48, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं को जब लिखना शुरू करते हैं तो 2 लिखा जाता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एक को तो मैंने बता ही दिया, ना तो यह भाज्य है ना ही अभाज्य है। यह एक्सेप्शनल केस होता है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 49, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक गुणनखंड ना हो। तो 2 सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक ना हो। कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 2 और 3 के गुणनखंड में केवल 1 और 2 आएगा, इसमें 1 और 3 आएगा। एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है गुणनखंडों में। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 और 3 एक एग्जांपल हो गया। 3 और 4 में भी देखेंगे आप तो इनके गुणनखंडों में जो होगा वह कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही है जो इन दोनों को एक के अलावा पूरा पूरा विभक्त करती हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? तो यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप समझ लीजिए, कई जगह आप समझते होंगे कि जैसे
जब हमको लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त निकालना होता है तो हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्याओं को के गुणे के रूप में उनको लिखते हैं जिनका फर्दर उनको आप ब्रेक करके फिर गुणे के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी 8 गुणे 3 आप कहीं पे लिख दो। ठीक है, तो ये इसका फिर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसका भी अभी गुणनखंड हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 51 है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तक आपको पता है कि संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, और 2-3 संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें जो कॉमन अपवर्तक होते हैं उसको हम समापवर्तक कहते हैं, और उन समापवर्तकों में सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद समापवर्त क्या होता है, तो जो अपवर्त्य कॉमन अपवर्त्य होते हैं उन्हीं को हम समापवर्त कहते हैं। देखिए संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं। समापवर्त्य मतलब संख्याओं का मल्टीपल लिखा जाता है, और मल्टीपल्स में जो कॉमन होते हैं, जो मल्टीपल हर संख्या में होते हैं, जो अपवर्त्य हर एक संख्या में उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम समापवर्त कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। लघुत्तम का मतलब होता है, लघु मतलब छोटा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा समापवर्त लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। तो संख्याओं के समापवर्तियों में सबसे छोटा समापवर्त ही लघुत्तम समापवर्त या लासा होता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 54 है, निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने में हम लोग तब तक भाग देते रहते हैं जब तक पूरी संख्याएं कट ना जाएं। तो अब इस तरीके से देखिए 14, 28, 35 और 56 को लिख लेंगे। इसके बाद 2 से भाग करना स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए 2 से भाग जा रहा है, जिन जिन संख्याओं में जाएगा उन संख्याओं को भाग दे करके फिर लिख लेंगे, और जिसमें नहीं जाएगा उस संख्या को वैसे लिख लेंगे। तो देखिए फिर 2 से भाग देंगे। इस तरीके से रुकिए मैं शुरू से आपको दे करके दिखा देता हूँ। 2 से भाग जा रहा है तो 2 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 14 है, 28 है और 56 है जिसमें भाग जा रहा है। तो किसी भी संख्या में अगर हम शुरू से भाग देना शुरू करते हैं, जैसे 2 से देंगे फिर 3 से देंगे, अगर 2 से नहीं जाएगा तब 3 से देंगे, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 4 से देंगे, इस तरीके से करते हैं। देखिए 2 से जा रहा है तो 2 से भाग देंगे, 14 हो जाएगा 7, 28 का आधा हो जाएगा 14, 35 में नहीं जा रहा तो 35 को इसी तरह लिख देंगे, और 56 को 28 लिख देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो देखिए 7 में नहीं जा रहा है, 14 में जा रहा है 7, 35 में देखिए 35 और 28 क्या हो जाएगा 14। फिर अभी 2 से एक बार और जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 7। अब इसके बाद देखिए 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से जा रहा है, नहीं, 4 से नहीं, 5 से जा रहा है, हाँ, तो 5 से जाइए, 7, 7 और ये हो जाएगा 7 और ये भी 7। फिर 7 से एक बार जाएगा और सभी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, अब लासा लिखने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये कितना आ जाएगा 280, यही लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। इसी तरीके से भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। सभी को एक कर लेना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे 11 बच गया होता तो फिर 11 से भाग करते और 11 को 1 बनाते और यहाँ 11 को गुणा करते हैं, तब लघुत्तम समापवर्त आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 55 है, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। जैसे कि 3 और 7 है, अब इसका मासा आप निकालोगे, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें देखो एक बार 3 से भाग जाएगा, एक बार 7 से, लेकिन अब 3 को देखिए क्या लिख सकते हैं,
3 और 7 को केवल 7 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से इसमें कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। कॉमन क्या मिलेगा, बहुत मिलेगा तो 1 मिलेगा, इससे ज्यादा, तो इसलिए दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा, अब देखिए सम संख्या है तो कम से कम 2 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वह दोनों 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मासा 2 होगा, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 2 होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम। दो सम संख्याओं का मासा हमेशा सम आएगा, क्योंकि 2 के गुणे के रूप में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, एक सम और एक विषम संख्या का मासा सम होगा या विषम। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मासा हमेशा जो है वह विषम होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, 5, 8, 12 का के समापवर्तक बताइए। तो समापवर्तक निकालने के लिए सबके जो है वह समापवर्तक यहाँ पे बताना है, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर में 5 को कंसीडर नहीं किया है, तो हम केवल दो संख्याओं का मान के अगर चलें तो 8 और 12 का अगर समापवर्तक निकालना है हमको, तो 8 के अपवर्तक लिखेंगे, यानी 8 जिन जिन संख्याओं से कटता है 1, 2, 4 और 8, और 12 के अपवर्तक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब समापवर्तक क्या होते हैं, जो दोनों जगह उपस्थित अपवर्तक होते हैं। जैसे 1 दोनों जगह है तो ये समापवर्तक 2 दोनों जगह है, और फिर 4 जो है वह दोनों जगह है, तो ये हो जाएंगे 1, 2 और 4, ये तीन संख्याएं जो हैं वह समापवर्तक हो जाएंगी 8 और 12 के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड इनका लिखना है, तो 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है, इस तरह 2 से स्टार्ट करते हैं भाग देना, तो ये हो जाएगा 7 और 2 72, फिर 2 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। तो इस तरीके से ये इन संख्याओं को गुणे के रूप में आप लिख लीजिए, ये इनका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से 198 का भी अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं। और मासा लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 दोनों जगह आ रहा है तो 2 कॉमन हो गया, तो मासा में एक बार 2 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 3 2 बारी यहाँ आ रहा है, अधिक से अधिक कितनी बारी कॉमन मिल रही है, कौन सी संख्या, ये हम लोग लिखते हैं। फिर 3 2 बारी, अब यहाँ पे देखिए 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं आ रहा, तो 11 नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये 3 2 हैं, यहाँ 2 4 बार आया है, और यहाँ 2 एक ही बार आया है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। वही संख्या लिखी जाएगी जो दोनों जगह उपस्थित हो। 2 एक ही बार दोनों जगह आया है, इसीलिए भले एक बार एक संख्या में 4 बार आया है, लेकिन सबसे छोटी घात लिखी जाती है। अब 144 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, ठीक है। और 198 को कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 1, इस तरीके से। तो छोटी घात हमेशा लिखी जाती है, तो 2 की घाते 1 लिखा जाएगा, 3 के घाते 2 लिखा जाएगा, और यहाँ इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर मासा निकालना है 225 और 450 का। 225 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 450 का। अब यहाँ पे देखिए 2 तो दोनों जगह आ ही नहीं रहा है, तो मासा में 2 तो लिखा ही नहीं जाएगा। अब देखिए 3 जो है यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिख लेंगे। इसी तरीके से 5 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 3 त्रिका 9, 9 पच्चे 45 और 45 पच्चे 225। तो इस तरीके से 225 मासा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं खुद ही संख्या का जो मान है वह मासा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दूना करोगे आप तो आपको 450 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसका मासा आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या वहां पे जो है, अगर वह बाकी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, या 2 ही संख्या है तो दूसरी संख्या को डिवाइड कर रही है, तो वही संख्या जो हो जाती है वह मासा हो जाती है। यानी कि इसी थ्योरम पे 225 आप देख के ही बता सकते हैं कि मासा है। अब 13 39 और 273 में आप देखेंगे कि 13 जो है
13 से 39 भी कट रहा है और 13 से 273 भी कट रहा है, तो 13 सीधे सीधे मासा हो जाएगा यहाँ पे। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, तो 13 को लिख सकते हैं 1 गुणे 13, 39 को 1 गुणे 3 गुणे 13 और 273 को 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब देखिए 13 हर जगह आ रहा है, बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो हर जगह आ रही हो, तो 13 जो है वह मासा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 198 और 77 का लासा ज्ञात कीजिए। अब लासा ज्ञात करने में भाग विधि से देखिए सभी संख्याओं को लिख लेंगे, फिर 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 11 से। और जब सभी संख्याएं 1 हो जाएंगी तो जितने यहाँ पे हैं इन सभी का गुणा कर लेंगे। संख्या कितनी मिल जाएगी? 53,900। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 62 है, निम्न संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने में क्या है, 5, 10 और 15 का लासा ज्ञात करना है। तो 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 10 को 1 गुणे 2 गुणे 5 और 15 को 1 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 गुणे फिर 2। अब सभी संख्याओं को लिखा जाता है। देखिए मासा में जो संख्याएं कॉमन थी उनको ही लिखा जाता है, लेकिन लासा में जो भी संख्या आई है, जितनी बार आई है उतनी बार लिखा जाएगा। जैसे देखिए 2 जो है वह 1 बार आया है और कहीं पे 2 नहीं आ रहा है, तो 2 सबसे अधिक बार यहीं आया है 1 बार, तो ये लिखा जाएगा। फिर गुणे 3 देखिए 1 बार आया है और कहीं नहीं आया तो 3। और 5 देखिए हर जगह आया है लेकिन सबसे ज्यादा 1 ही बार आया है, 1 से ज्यादा बार नहीं आया, तो 1 बार 5 भी। तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 16, 44 और 64 को हम लोग लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। और यहाँ पे देखिए 2 सबसे अधिक बार 6 बार आया है, तो लासा में 2 को 6 बार गुणे के रूप में लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 2 का कोटा पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ 4 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक बार को 2 को तो हमने लिख ही लिया। 2 के अलावा बस 11 आ रहा है, वो भी 1 में 1 जगह, तो 11 को 1 जगह हम लोग गुणा कर लेंगे, ये मान आ जाएगा 704। अब इसके बाद देखिए लासा 10, 65 और 91 का तो गुणनखंडों के रूप में लिखिए। और 2 1 बार आया तो 1 बार गुणा, 5 1 बार आ रहा है सबसे अधिक बार, तो 5, फिर 7 देखिए आ रहा है और कहीं 7 नहीं आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो 1 ही बार। फिर 13 देखिए 2 जगह आ रहा है लेकिन मैक्सिमम जो है वह 1 ही बार आ रहा है, तो 1 ही बार गुणा करेंगे, 910 आ जाएगा इसका लासा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताइए जो 20, 25, 30, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ पे क्या निकालना है, ऐसी संख्या जो 20 से भी कटे, 25 से भी कटे, 30 से भी कटे और 40 से भी कटे। मतलब कि इन अब ऐसी संख्या हम लोग कहाँ पा सकते हैं, इनके मल्टीपल में खोजने पे पा सकते हैं। इनके गुणज में अगर हम लोग खोजें तो पा सकते हैं। अब गुणज में खोजना है यानी कि हमें अपवर्त्य खोजना है, और अपवर्त्य में भी हमको सबसे छोटा अपवर्त्य चाहिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य हमको चाहिए। तो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लासा यहाँ पे निकाल लेंगे तो वह संख्या हमको मिल जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम संख्या जो इन सभी संख्याओं का समापवर्त्य हो। तो देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड, 40 का अभाज्य गुणनखंड। अब 2 को देखिए 2 सबसे अधिक बार 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिख लेंगे। अब 5 देखिए 5 सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है तो 2 बार गुणे के रूप में। और 3 को देखेंगे तो एक ही जगह 1 बार आ रहा है केवल, तो 1 बार लिख लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 पच्चे 40 और 40 पच्चे 200, 200 तिहाई 600, तो 600 आ जाएगा इसका सबसे छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः कटती हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए उस पे और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 5 से 100 कटेगा 20 बार में और 3 का गुणा होगा 20 में, तो ये हो जाएगा 60%। इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 20% को भिन्न में बदलिए। तो 20% लिखा है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं,
20 और प्रतिशत चिन्ह हमें हटाना है, तो प्रतिशत चिन्ह जहां हटाते हैं वहां 1/100 से गुणा कर देते हैं और जहां लगाते हैं वहां 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कटेगा और 2 से कटेगा, 5 बार में ये 1 बार में, यानी 1/5 जो आ जाएगा भिन्न रूप आ जाएगा। इसके बाद देखिए 35 को भिन्न रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 35% को जब भिन्न रूप में बदलेंगे तो 35 गुणे 1/100 करेंगे, 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/20। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। 0.06%, देखिए प्रतिशत चिन्ह यहाँ पहले ही लगा दिया है, अब इसको प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, ये संख्या को प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, यहाँ प्रतिशत चिन्ह नहीं रहेगा। इस संख्या को 0.06 को प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, तो मैंने कहा आपसे जहां भी प्रतिशत चिन्ह लगाना हो वहां 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए प्रतिशत चिन्ह लगाया है हमने और 100 से गुणा कर दिया है। अब 100 से गुणा होगा तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा दाहिनी ओर, तो ये हो जाएगा 6.0%, यानी कि 6%, यही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितना होगा, यह पूछ रहा है। यह है प्रश्न संख्या 68, 250 का 30%। 250 का, जहां का आता है उसका मतलब होता है गुणा, 250 का यानी कि 250 गुणे 30%। और प्रतिशत चिन्ह हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। 30% चिन्ह को मैंने हटाया और 1/100 से गुणा कर दिया। अब 0 0 0 कट गया, अब 25 का गुणा होगा 3 में तो आ जाएगा 75, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। इसी तरीके से 300 का 40% पूछ रहा है, तो 300 गुणे 40 गुणे 1/100, 0 काट दीजिए, 30 का गुणा 4 में 120। इसी तरीके से 120 किलोग्राम का 45%, तो 120 गुणे 45%, 120 गुणे 45 गुणे 1/100, ये आ जाएगा 54। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 678 लीटर का 75%, तो 678 गुणे 75% और प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100। 0 से 0 नहीं, अब 0 यहाँ है नहीं तो 0 कटेगा नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद गुणा कर लीजिए या 5 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और 5 15 बार में और ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 508.5 लीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो 1500 में से 75%, यानी 1500 का 75% बच्चा पास है, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 गुणे 75% और 1500 गुणे 75 गुणे 1/100 की जगह 0 से 0 काटिए, 15 का गुणा 75 में करिए, 15 बच्चे 75 और हासिल लगेगा 7, फिर 15 सत्ते, तो ये हो जाएगा 105 और 7 112, यानी कि 1125 बच्चे जो हैं वह उत्तीर्ण हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 है तो विवेक को कितने अंक मिले। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, विवेक ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह 500 का 85% है, तो 500 का 85% निकालने के लिए 500 गुणा 85 गुणे प्रतिशत की जगह 1/100। अब 2 शून्य काट दीजिए, 5 का गुणा 85 में होगा, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल लगेगा 2, 5 × 8 = 40, 2 42, 425 अंक विवेक को मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 71 है, मार्च में डीजल का मूल्य 85 रुपये प्रति लीटर था। अब मई में उसका मूल्य बढ़कर के 93.50 प्रति लीटर हो गया है। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह पूछ रहा है। तो डीजल का मूल्य कितना बढ़ा है ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो वर्तमान माह में कितना मूल्य है और मार्च माह में कितना मूल्य था। वर्तमान में है 93.50, पहले था 85, तो 8.50, मतलब 8.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है।
अब मूल्य में प्रतिशत, पहले वृद्धि निकाल लेंगे, कितना मूल्य बढ़ा है यह निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि के लिए लिखेंगे मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य गुणे 100। अब देखिए ये हो गया, बढ़ा कितना 8.5 रुपए, पहले कितना था 85 रुपए और गुणे 100। अब देखिए ऊपर गुणा कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 850, नीचे है 85, तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है मूल्य में। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो 750 का 4%, तो 750 गुणे 4 गुणे प्रतिशत की जगह 1/100, शून्य से शून्य कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये 1 और 5 15 बार में, और 2 से फिर काटिए, ये 2 बार में कट जाएगा, और 30, तो 30 जो होगा वह 750 का 4% होगा 30। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो किसी राशि का x का 1% निकालने के लिए x गुणे a बटे 100 यही करते हैं। अब यहाँ गुणे में भी 100 लिख दिया है, ये नहीं होता है। जैसे 50 का 4% निकालना होगा हमें, तो 50 गुणे 4 बटे 100 करेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 50 का 4% कितना होगा 2। तो इसी तरीके से करते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, 10.97 तथा 12.12 को जोड़िए। तो जोड़ेंगे आसानी से, दशमलव एक सीध में लिखेंगे और जोड़ लेंगे, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 1 जुड़ेगा 10, और शून्य हासिल लग जाएगा 1, और यहाँ 1 हासिल लगेगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, तो 23.09 आ जाएगा उत्तर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 75 है, 3x² माइनस 4xy प्लस 12xy माइनस 6xz में सजातीय पद कौन से हैं। सजातीय पद वे होते हैं जिनका जो चर पार्ट होता है वह समान होता है। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे xy है, चर की केवल बात की जा रही है, ठीक है, केवल चर हमको देखना होता है। तो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, और साथ में y भी है गुणे के रूप में। और यहाँ पे देखिए 12xy में xy है चर पद, तो ये और ये समान आपको दिख रहे हैं, और यहाँ xz है, तो ये दोनों समान नहीं है। ये xy वाले समान है, तो -4xy तथा 12xy सजातीय पद हैं, ठीक है, और सजातीय पदों को ही हम आपस में जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद 2x² प्लस 5y प्लस y² माइनस y में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ व्यंजक को सरल करना है, सजातीय पद को एक साथ 5y और माइनस y 4y हो जाएगा, और इसके बाद सजातीय पद नहीं है, तो यही हो जाएगा 2x² प्लस 4y प्लस y² प्लस 6, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है, 5y में कितने पद हैं। कहीं आपको जोड़ घटाना दिख रहा है, नहीं, मतलब कि एक ही पद है। और इसके बाद देखिए दूसरा है 72x माइनस 7y, आपको एक जगह माइनस प्लस में से कुछ दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, यानी कि 2 पद हैं। एक पद ये 72x, फिर माइनस अलग कर रहा है, उसके बाद ये दूसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक पद है, इसमें 2 पद हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्यंजकों x माइनस वाई और x प्लस वाई को जोड़िए। तो जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, और आ जाएगा x प्लस एक्स बराबर 2x। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, 2x माइनस 3y प्लस z में से x प्लस 2y माइनस z को घटाइए। तो इसमें से घटाना है तो इसको ऊपर लिख लेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद जिसको घटाना है उसको नीचे लिख लेंगे, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस z माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस z, इस तरीके से भी घटाव कर सकते हैं आप, या इस तरीके से जो ऊपर नीचे लिखा है, फिर घटाना करेंगे तो चिन्ह जो है वह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है।
जो प्लस है वह माइनस, जो माइनस है वह प्लस। जैसा कि यहाँ भी होगा, जब ब्रैकेट हटेगा और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस एक्स और ये माइनस 2y और ये प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से x घटेगा तो x बचेगा और -3y में से -2y जाएगा तो -5y बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -5y और z में प्लस z जुड़ेगा तो +2z हो जाएगा। इस तरीके से घटा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। x इंटू वाई जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स वाई को सरल कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल के गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का गुणा होगा, अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, फिर प्लस यहाँ y का गुणा होगा अंदर दोनों पदों में z और माइनस एक्स में तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स और माइनस जेड वाई। अब देखिए समान पदों को खोजिए, यहाँ पे है एक्स वाई प्लस में और यहाँ पे है माइनस एक्स वाई। ठीक है, वही बात है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे देखिए जेड एक्स प्लस में और यहाँ पे जेड एक्स माइनस में, ये वाई जेड प्लस में, ये वाई जेड माइनस में। तो इस तरीके से ये मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कहीं पे जेड एक्स लिखा है और कहीं पे एक्स जेड लिखा है तो इसका मतलब बराबर होता है। ठीक है, चाहे जेड का एक्स में गुणा करिए या एक्स का जेड में गुणा करिए, बात वही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संख्या 4 के सभी अपवर्त्य लिखिए जो 35 से कम हो। अपवर्त्य मतलब गुणज, मल्टीपल। तो 4 में गुणा कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं का, 1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का 8, 12, 16, 20, इसी तरीके से पहाड़ा ही पढ़ना है 4 का। और 35 से कम पे रुक जाना है तो 8 चौक 32 पे रुक जाएंगे, उसके बाद 36 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है। 96 किन किन संख्याओं का मल्टीपल गुणज है, यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अपवर्तकों को लिख देंगे। 96 के अपवर्तकों को लिख दीजिए तो 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 और 96 खुद, ये सभी 96 के अपवर्तक हैं। ठीक है, अब अपवर्त नहीं अपवर्तक, 96 के अपवर्तक यहाँ लिखे गए हैं तो ये 96 क्या है, इन सभी का अपवर्त्य है, इन सभी संख्याओं का। अब इसके बाद देखिए 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 36 के अपवर्तक मतलब 36 को विभाजित करने वाली संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, ये सभी क्या है, 36 के अपवर्तक हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 45, 60 और 75 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपवर्तक सभी के लिख लेंगे, 45 के अपवर्तक मतलब 45 को जो डिवाइड करते हैं और 60 को जो डिवाइड करते हैं और 75 को। अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 3 सब में कॉमन है और उसके बाद आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है और साथ ही में 15 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 3, 5 और 15, अतः यहाँ पे 3 भी रहेगा तो 3 भी लिखिएगा। 3, 5 और 15 उपरोक्त संख्याओं के समापवर्तक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। 496 के अपवर्तकों को लिखना है तो 496 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 31 से, 62 से, 124 से, 248 से और 496 खुद से भी कटेगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 6 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर देते हैं, गुणज ज्ञात करना होता है। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 मतलब सिंपली पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है 6 का और 50 से पहले रुक जाना है, इसी संख्याओं को लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 के अपवर्त्य मल्टीपल गुणज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। 7 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखना है तो 5 तक पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 तक टेबल, 7 के अंदर 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 35, इस तरीके से। फिर 14 का 14, 28, 42, 56 और 5 तक यानी कि 70 भी आएगा। ठीक, इसी तरीके से 19 का
प्रथम 4 बोला है तो ये 35 नहीं रहेगा, यहाँ 70 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हटा लीजिए प्रथम 4, मुझे लगा 5 है तो 4 4 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज मतलब कि 5 अपवर्त यहाँ पे भी लिखना है, वही बात है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 तक, और 8 का पढ़ेंगे तो 40 तक लिख लीजिए, और 12 का 60 तक, और 35 का 175 तक। तो इसी तरीके से अपवर्त आप लिख लेंगे आसानी से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक देख लिया। उम्मीद है कि दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और ये क्लास जो है वह आपको पसंद आई है। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आसान भाषा में सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर पाएं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अधिक से अधिक जरूर कमेंट करा करिए, कुछ ना कुछ तो जरूर आपको कमेंट करना ही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी तरीके से कम समय में बेहतर पढ़ाई करने के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, वहां से आप बेहतर पढ़ाई और कर सकते हैं। और सभी विषयों को पढ़ाया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी बाकी विषयों को भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले की बात की क्लासेस सभी आपको मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जरूर पढ़िए और चैनल पे विजिट करके भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।